हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रनिशुल क्लासेस। तो आज का हमारा मुद्दा है चुनाव। चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है और चुनाव हमारे देश में होने वाला भी है। तो चुनाव के बारे में आज हम लोग बहुत ही डिटेल में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। आप लोग एकदम अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में चुनाव से रिलेटेड हर चीज, हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी कि चुनाव क्या होता है, चुनाव क्यों होता है, चुनाव की आवश्यकता क्यों है। पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये क्लास 9 का चैप्टर 3 है जिसका नाम है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति क्या होता है, इसमें देखिए कितने सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है चुनाव, दूसरा टॉपिक है चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार, तीसरा है भारत में चुनाव की प्रक्रिया, और चौथा है मतदाता सूची, और पांचवा है उम्मीदवारों का नामांकन, और छठा है चुनाव अभियान, और अंतिम है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसके बारे में हम लोग सब कुछ आज जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, चुनाव क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है, चुनाव क्यों होता है, चुनाव का मतलब क्या है। देखिए, हम इससे पहले लोकतंत्र को पढ़े थे, लोकतंत्र की पूरी कहानी पढ़े थे कि लोकतंत्र में यही होता है कि जो जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि वो खुद चयन करेगी, वो जनता तय करेगी कि उसके लिए फैसले कौन लेगा, नियम कानून कौन बनाएगा, शासन कौन करेगा। तो इसके लिए हम आखिर करेंगे क्या, कौन सी व्यवस्था करेंगे कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव लाएंगे, और ऐसा हम कौन सी व्यवस्था चूज करेंगे जिससे कि हम एक आदमी आएगा और सामने से हमारे लिए फैसले लेगा। तो इसके लिए सरल सा उपाय है एक चुनाव। हम क्या करते हैं कि चुनाव करते हैं। चुनाव एक वैसी प्रक्रिया है जो लोकतंत्र को कायम रखता है, मतलब कि हम अपने शासक को चुनाव के द्वारा चुनते हैं और वहां पे हम संविधान बनाने के लिए या फिर शासन व्यवस्था चलाने के लिए उसका वो कार्य सौंपते हैं। तो देखिए, चुनाव क्यों, इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। हरियाणा की बात है, 1982 से ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है। चौधरी देवीलाल ने एक आंदोलन चलाया, न्याय युद्ध। उन्होंने लोक दल का गठन किया। देखिए क्या हुआ कि 1982 से ही हरियाणा जो स्टेट है उसमें वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो चौधरी देवीलाल है, देवीलाल है ना, देवीलाल सिंह है, इनको क्या था कि वहां जो भी कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो जनता जो थी वो खुश नहीं थी कांग्रेस सरकार से। तो इन्होंने उस बात का, उस मौके का फायदा उठाया और उसके सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किए जिसका नाम था न्याय युद्ध। न्याय युद्ध इनका आंदोलन था। इन्होंने एक और काम किया, अपने एक दल का गठन किया जिसका नाम था लोक दल। ये बहुत ही लोकप्रिय दल रहा उस वक्त। लोक दल का गठन किया और फिर बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए लोक दल में। फिर अगला जो चुनाव हुआ वो 1987 में, जो 1987 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें देवीलाल ने चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई और जो लोगों से वादा किया बहुत कि हम अगर आते हैं, अगर आप मेरे को अपनी सरकार में शामिल करते हैं, मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, तो हम छोटे किसानों के और जो व्यापारी हैं इन सभी के कर्ज और ऋण को माफ कर देंगे। अपनी घोषणा पत्र में इन्होंने शामिल किया। घोषणा पत्र ये होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग लेता है, कोई भी उम्मीदवार चुनाव में आता है तो जनता के सामने अपनी घोषणा, अपनी बातों को रखता है कि अगर हम आते हैं शासन व्यवस्था में तो हम आपके लिए क्या करेंगे। तो एक घोषणा पत्र होता है जो कि उम्मीदवार जारी करते हैं अपनी तरफ से कि हम क्या क्या करेंगे आपके लिए। अब जो इनकी ये बात थी कि जब मेरी सरकार बनेगी, इन्होंने वायदा किया लोगों से कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, लोगों की जो किसान है, जो व्यापारी हैं, इनके कर्ज और इनके मतलब ऋण जो है माफ कर देंगे। इस बात से क्या हुआ कि हरियाणा के लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। और अगली बार क्या हुआ 1987 में कि वहां की जो विधानसभा की सीट थी वो 90 थी। विधानसभा की कुल जो सीट थी वो 90 थी और लोग आकर्षित होकर देवीलाल से इनकी सरकार को चुनते हैं। लोग जब चुनाव वोटिंग होता है तो सबसे ज्यादा वोट जो मिलता है वो लोक दल पार्टी को मिलती है। सोचिए, 90 सीटों में से 76 सीट लोक दल, 76 सीट ये देवीलाल की जो पार्टी है लोक दल को प्राप्त होती है, जिसमें से 60 जो है एकदम 60 एग्जैक्टली लोक दल को प्राप्त होती है। जबकि हमें जीतने के लिए कितनी चाहिए, 90 पूरी सीट है, तो जीतने के लिए हमको 45 प्लस एक 46 सीट भी अगर हमारी हो जाए तो हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन लोग इतने आकर्षित थे कि उनकी 76 सीटें आ गई। और फिर क्या हुआ कि
उसके बाद जो कांग्रेस के वहां पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया कि जस्ट 3 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया क्यों? इस्तीफा, वो उनको इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? वैसे भी उनकी सरकार गिरी थी, तो अगला बार तो लोकदल की ही कोई लोकदल से ही कोई बनता। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस वजह से, ताकि वो अपना रेपुटेशन बचाने के लिए, क्योंकि उनकी सरकार बहुत ही बुरी तरह से आ रही थी। सिर्फ 5 सीट कांग्रेस की निकली थी उस टाइम पे, सिर्फ 5 सीट। सोचिए अब क्या हुआ कि जस्ट 3 दिन बाद देवीलाल मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किए, और उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद जस्ट पहला काम किया वही जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने जारी किया था, लोगों से जो वादा किया था उसको पूरा किया। फिर क्या हुआ कि देवीलाल ने अपना वायदा पूरा किया जो लोगों से किया था। जस्ट 4 साल बाद, 4 साल देवीलाल की सरकार ने अच्छी खासी अपनी शासन व्यवस्था चलाई, लेकिन 4 साल बाद क्या हुआ कि फिर से वोटिंग हुआ 1991 में। 1991 की बात है। 1991 में फिर वोटिंग हुआ, फिर विधानसभा का चुनाव हुआ। इसमें क्या हुआ कि देवीलाल की सरकार गिर गई और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। तो इस मुद्दे से क्या समझ में आता है? पहले क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, फिर लोग उससे नाखुश थे, देवीलाल ने इसका फायदा उठाया, फिर उनकी सरकार बनी, लोगों ने उनको मौका दिया। फिर देवीलाल की सरकार से लोग नाखुश थे, फिर उनकी सरकार को हराकर लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया। तो ये क्या है? इस बात से हमें ये समझ में आता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां हमारा मन करता है उस व्यक्ति को हम बैठाते हैं, उसको जांचते हैं कि क्या ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं करता है, अगले चुनाव में हम उसको हटा देते हैं। एकदम अच्छा खासा ये उपाय है। तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है चुनाव की आवश्यकता। चुनाव की आवश्यकता ही क्यों है, अब बताइए। तो चुनाव की आवश्यकता इसलिए है कि अब मान लीजिए कि कोई हमको कानून बनाना है हमारे देश के लिए, कोई फैसले लेने, कोई बड़े फैसले लेने, शिक्षा के बेस पे या फिर किसानों के बेस पे या फिर नैतिकता के बेस पे, किसी बेस पे अगर हमको कोई बड़े फैसले लेने हैं, तो बात ये आती है कि फैसला लेगा कौन? कौन लेगा फैसला? कौन बातों को सुलझाएगा, कौन मुद्दों को सुलझाएगा, कौन नियम कानून बनाएगा, कौन करेगा आखिर? क्या हम हर व्यक्ति, अगर कोई भी बात होता है, मान लीजिए एक छोटे से परिवार की बात है, अगर कोई भी मुद्दा होता है तो पूरे परिवार वाले मिलकर सुलझा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सदस्य होंगे एक परिवार में, तो 5, 10, 15, 20, इससे अधिक तो नहीं होंगे। लेकिन इतना बड़ा देश, अगर कोई मुद्दा हो तो क्या हम हर देश के इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तरीके से लोगों को इकट्ठा करके किसी मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ये सभी जानते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता है। और चलो मान लिया कि इस तरह से तो सक्सेस नहीं हो पाएगी, दूसरा व्यवस्था अपनाते हैं। दूसरा व्यवस्था ये है कि हम समाज से उन लोगों को चुनते हैं जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके अनुभव हैं, जो कि अच्छा फैसला कर सकते हैं। ठीक ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं और क्या है कि अपनी फैसलों को पूरा करते हैं। तो उनका क्या होगा जो शिक्षित हैं? क्या उनकी भावनाओं का कोई कदर नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा भाग जो है वो अशिक्षित है। तो मतलब तो ये हुआ कि हम असमानता कर रहे हैं, फिर उनकी इच्छाओं का हनन कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका सबसे अच्छा उपाय यही निकल के आता है कि सभी लोग मिल करके एक व्यक्ति का चुनाव करें अपने अपने क्षेत्रों से, जिसे हम मान लीजिए कि मेरे क्षेत्र से मैं इसलिए चुनाव करूंगी क्योंकि मैं ये चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र से कोई व्यक्ति जाए, ताकि वो मेरे एरिया की सारी प्रॉब्लम को, सारी बातों को जानता है, तो वो मेरे लिए अच्छा काम करेगा। तो इस वजह से चुनाव एक अच्छी प्रक्रिया है। इसके लिए लोकतंत्र को कायम रखने के लिए चुनाव की आवश्यकता बहुत जरूरी है। चुनाव एकदम आवश्यक है। और हमारा नेक्स्ट है अब चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार। चुनाव को लोकतांत्रिक कैसे माना जाए? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। मत का समान मूल्य होना चाहिए। दलों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतदाता के पास विकल्प होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। इट मीन्स कि हर वो व्यक्ति वो इंडियन है, वो वोट कर सकता है। वो इंडियन है, वो सिटीजन है, वो वोट कर सकता है। हाँ, किसी भी बेस पे हम भेदभाव नहीं करेंगे
कि हाँ आप चुनाव नहीं कर सकते हैं। ना तो हम जेंडर के बेस पे भेदभाव करेंगे, ना तो हम कास्ट के बेस पे करेंगे, मतलब किसी भी बेस पे हम भेदभाव नहीं करेंगे कि आप चुनाव नहीं कर सकते। मतलब कि हर वयस्क पर्सन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत हर वयस्क पर्सन चुनाव में भाग ले सकता है, अपनी प्रतिनिधि को चुन सकता है। और हर किसी के मत का समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी वोट दे रहा है तो उसकी मूल्य कुछ अधिक है, अगर वो देश के अच्छे पद पे है तो। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है तो अगर वो वोट देता है तो उसकी गिनती कुछ अलग तरीके से हो रही है, नहीं, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी वोटिंग की जो काउंटिंग है वो एक ही होनी चाहिए, मूल्य समान होना चाहिए। और दलों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक ही पार्टी है और वही चुनाव लड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई पार्टियां, जो भी चुनाव में भाग लेना चाहता है, जो भी उम्मीदवार बनना चाहता है, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो आए और चुनाव में भाग ले सकता है। और दूसरा ये कि मतदाता के पास विकल्प होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि हम मतदाता हैं और हमको वोटिंग करनी है, और जब हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ही पार्टी है, तो फिर वोटिंग का क्या मतलब? जब हमको एक ही पार्टी को वोट देना है तो तब तो इसको चुनाव कहना ही नहीं चाहिए, तब तो उसी को सरकार बना दो। तो मतदाता के पास क्या होना चाहिए? पहले ऑप्शन होना चाहिए कि इनको चुने, इनको चुने, इनको चुने, किनको चुने, कौन बेहतर है। हमारे पास डिसाइड करने के लिए ऑप्शन रहने चाहिए। और चुनाव नियमित समय अंतराल पर होना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं कि अब एक बार चुन दिए जिंदगी भर के लिए हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए जिसके बाद हम फिर से चुनाव कर सकें। ये एक नियमित अंतराल पे चुनाव बराबर होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी के पक्ष में कोई मीडिया जो है, सबसे ज्यादा इसमें रोल रहता है मीडिया का। क्या होता है कि कोई पार्टी मीडिया को ही खरीद लेती है और अब मीडिया क्या होता है, उसी पार्टी के गुणगान गाते रहेंगे, उसकी एक बुराई नहीं निकाल कर ला सकते। तो ये क्या है? ये अन्याय हो जाता है। निष्पक्ष ढंग से वो कि जो भी बातें हैं पूरी खुली रूप से, खुले पर्चे की तरह सार्वजनिक रहे, जनता हर पार्टी के बारे में सब कुछ जानती हो, तब वो डिसाइड कर पाएगी हाँ कौन ठीक है कौन नहीं। और दूसरा चीज, किसी भी मतदाता के साथ जोर जबरदस्ती का वोट नहीं लिया जाए। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वोट खरीदने के लिए जोर जबरदस्ती का भी तरीका अपनाते हैं, जैसे किसी को रिश्वत देना, रिश्वतखोरी का भी तरीका अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो ये सब ना हो, तब कहा जा सकता है कि जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। ये बहुत ही खराब चीज है भाई साहब, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। इसमें क्या होता है ना कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक ऐसी चीज है कि घर बंटवारा कर देती है, भाई भाई बढ़ जाता है, एक ही बस्ती में झगड़ा हो जाता है, एक ही मोहल्ले में, एक ही गांव में झगड़ा हो जाता है कि मेरी पार्टी तो मेरी पार्टी। ये प्रतिद्वंदिता ऐसी चीज है। प्रतिद्वंदिता कहिए या प्रतियोगिता कहिए, बात एक ही है। यह समाज में अनेकता को बढ़ावा देती है। समाज में लोग बट जाते हैं, परिवार में बट जाते हैं, समाज की तो बात छोड़िए। मतलब कि डाइवर्सिटी को ये बढ़ावा देती है। राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार जीतने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं। होता है ना, हर किसी के अंदर इच्छा होती है हम ही जीते। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ लोग तो अपने सही रास्ते पे रहते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा लालच रहती है कि नहीं सरकार हमारी हो, सत्ता हमारे हाथ में हो, कुर्सी हमारे हाथ में हो, तो वो अपने से जो बन पाता है हर वो कोशिश करते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। लोगों को रिश्वत देना, मारपीट करना, अगली जो पार्टी है उसकी बुराई करना, उसके बारे में गलत चीजें बताना, फेक न्यूज फैलाना, इस तरह का काम क्या होता है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार जो कुछ बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं कि मेरी सरकार बने, तो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और कई बार अच्छे व्यक्ति भी चुनाव में भाग नहीं लेते। होता है ना कि आदमी कहता है कि देखो ये गंदी राजनीति कर रहा है। तो राजनीति को इस जो रवैया है ये सब, इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत अच्छे समाज के जो लोग हैं, जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, इसमें हम नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग चाहकर भी इसमें नहीं आ पाते हैं इन सारी तरीकों की वजह से। इसके कुछ गुण भी हैं।
इसके कुछ गुण भी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का कुछ गुण भी है। गुण ये है, यह मतदाता को सबसे अच्छी सरकार चुनने का मौका देता है। अब इसका यही प्लस पॉइंट है कि यह मतदाता को सबसे अच्छी सरकार, प्रतिद्वंदिता है कि हम जीते, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो जनता को होता है। हर पार्टी यही चाहेगी कि मेरी सरकार बने। तो इसमें होगा क्या कि सभी लोग एक नए नए घोषणा पत्र निकालेंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। तो अब जनता तय करेगी इसमें से जो सबसे अच्छा है, मतलब कि हर व्यक्ति का तो देखिए अपना चाहत और अपनी इच्छा अलग अलग होती है। तो अपने हिसाब से जिसको जो चीज चाहिए, अपनी जरूरत के हिसाब से मतदाता क्या करेंगे, उम्मीदवारों का चयन करेंगे, उम्मीदवार पार्टी का चयन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि मतदाता को सबसे अच्छी सरकार चुनने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हर पार्टी बेस्ट बनने और बेस्ट करने की कोशिश करती है कि हम अच्छे तो हम अच्छे, ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और हम ही को चुने। तो इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो जनता को होती है। हमारा नेक्स्ट है, राजनीतिक दल जनता की सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं। ये तो बहुत ही जरूरी है भाई साहब, इसमें जनता का बहुत बड़ा फायदा है। जो राजनीतिक दल हैं, मान लीजिए एक बार अगर हमने उनकी सरकार बना भी दी तो वो हमारी सेवा करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ होता है, अगर हमने ये काम नहीं किया तो अगली बार जनता क्या करेगी, हमको बाय बाय कर देगी, अगली बार हमारी सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ पे राजनीतिक दल जो होते हैं, जनता के कार्य को करने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। नहीं तो जनता तो भाई उनको अगली बार हटाएगी ही हटाएगी। चलिए देखते हैं अब आगे। भारत में चुनाव की प्रक्रिया, जो भारत में चुनाव की प्रक्रिया है वो कैसी है, निर्वाचन क्षेत्र कैसा है। अभी हमने हरियाणा का एक चुनाव क्षेत्र पढ़ा था ना, उसमें विधानसभा की जो है सीटें कितनी है, 90 सीटें थी ना, हमने पढ़ा ऐसा। तो क्या हरियाणा का हर व्यक्ति इन 90 लोगों को वोट देते होंगे? ऐसा होता होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो फिर बहुत ही पेचीदा बन जाएगा ना, बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि जिसके बारे में हम जानते नहीं है उसको कैसे मतलब वोट देना और फिर अपने लिए उसको चुनना, ये सब थोड़ा सा सिस्टम ठीक नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए निर्वाचन क्षेत्र, हमारे भारत में चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको हम बताना चाह रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र होता है, हर क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे कि यूपी को ले लीजिए, यूपी में विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो 80+ है। तो एक तो इसका मेन मुद्दा है पॉपुलेशन, जनसंख्या के बेस पर भी सीटों का बंटवारा होता है। जबकि हमारे यूपी में जो स्टेट है वो 75 ही है, लेकिन सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा की सीटों की संख्या है जो 80+ है सर। तो ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, एक फिक्स्ड रहता है कि इतने पॉपुलेशन पे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग इसको रियल मत समझिए। जैसे कि 10 लाख लोग हैं एक एरिया में, अगर 10 लाख लोग हैं एक एरिया में, अगर 10 लाख लोग हैं तो वहां से एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वहां मतलब एक सीट है। अब ये 10 लाख लोग एक ही व्यक्ति को चुन सकते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति को उनको वोट देना है, मतलब कि 90 लोगों को वोट नहीं करना है। ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम इसको समझेंगे एक अपने मेन एग्जांपल के थ्रू, हमारे लोकसभा के थ्रू। लोकसभा में जो कुल सीटें हैं वो 543 है निर्वाचन क्षेत्र के लिए। बाकी तो जो 2 है 545, तो 2 है तो वो तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। चुनाव इन्हीं 543 का होता है। तो ये 543 जो सीट है वो निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वाराणसी की। वाराणसी से कौन लड़ता है, नरेंद्र मोदी लड़ते हैं ना। तो नरेंद्र मोदी जो हुए यहाँ के एमपी हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यही चुनकर हमारे जाते हैं संसद में। तो ये क्या है कि निर्वाचन क्षेत्र बटा हुआ है। 543 जो सीट है, ऐसा नहीं कि पूरे भारत के लोग सभी 543 लोगों को वोट देंगे, नहीं, वो अपने क्षेत्र के जो नेता हैं, अपने क्षेत्र के जो उनके उम्मीदवार हैं उनको वोट करते हैं, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने क्षेत्र के लिए वो चयन करते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो इस वजह से भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है, निर्वाचन क्षेत्र है, वो चुनाव क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक चीज और, इसमें कुछ जगह दी गई है कुछ इसमें
ये निर्वाचन क्षेत्र जो है आरक्षित है, रिजर्व्ड है। आप समझेंगे कि ये आरक्षित चीजें क्या है। अब क्या होता है कि चुनाव में और ये राजनीतिक मामलों में उन लोगों का ज्यादा चलता है जिनका कुछ वंशावली हो, मतलब जिनके चाचा, दादा, नाना, पापा कुछ चुनाव में रहे हो, तो वो लोग अपना चुनाव प्रचार अच्छे से कर पाते हैं, चुनाव लड़ पाते हैं, उनको जनमत भी मिल जाता है। उनका क्या होगा जिनका इस समाज में कोई वर्चस्व नहीं है, उनको कोई नहीं जानता, फिर भी वो चाहते हैं कि वो सरकार में अपनी भागीदारी निभाए, शासन में अपनी भागीदारी निभाए। उनमें से है कौन? उनमें से हमारे देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की है। इसको ध्यान से समझिएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों के लिए क्या है कि सीटों का आरक्षण है। 84 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। निर्वाचन क्षेत्र भी जिसको कह सकते हैं। 84 निर्वाचन क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति के लिए और 47 जो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में। कहा? याद रखिएगा, लोकसभा में। क्यों है भाई साहब? ये इसलिए है कि समाज का हर व्यक्ति शासन व्यवस्था में, इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सके। कोई भी समाज का कोई भी पार्ट अपने आप को इससे अछूता ना माने, हर लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि देखिए, किसी भी क्षेत्र की समस्या को वही समझ सकता है जो उस क्षेत्र में रहा हो। तो इनकी समस्या को कौन समझेगा? इनकी समस्या को क्या पटना में रहने वाले लोग, क्या जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं ये समझेंगे? नहीं, इनकी क्षेत्र के लोग ही इनकी समस्या को समझ सकते हैं। तो शासन व्यवस्था में इनके तरफ से भी तो लोगों का आना जरूरी है। इनके लिए काम कौन करेगा? हम जानते हैं कि हमारा रोड टूटा हुआ है, ठीक, तो हम जानते हैं, हमारे आसपास के लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं जानते हैं ना कि हमारा रोड टूटा हुआ है। तो उसको बनाने के लिए तो हमारे क्षेत्र के लोग कार्य करते हैं। तो बिल्कुल वही बात है यहाँ भी। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। और ये सिर्फ लोकसभा में ही नहीं है, ये जो चीजें हैं वो निचले स्तर की सरकार में भी हैं। जैसे कि हो गया जिला परिषद, हो गया जो नगर पालिका का चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव होता है, जो भी है, इन सभी में ये सिस्टम है। और निर्वाचन क्षेत्र जो है वो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र हमने देशों में बांट दिया है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों के तहत, वैसे ही गांवों में जो होता है, नगर निगम में, नगर परिषद में भी होता है, ग्राम पंचायत में भी होता है, वार्डों के द्वारा हम निर्वाचन क्षेत्र को बांट देते हैं कि हर वार्ड से एक सदस्य। तो निर्वाचन क्षेत्र वही है। और जो ये आरक्षण है, आरक्षित सीटें हैं, वो यही है। ये आरक्षित सीटें का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, इसका मतलब है कि अगर 84 सीटें हैं हमारी अनुसूचित जाति के लिए, तो इट मीन्स कि 84 सीट पर सिर्फ यही से, इन्हीं क्षेत्रों से, इन्हीं के प्रजाति से लोग लड़ सकते हैं। बाकी दूसरा व्यक्ति उस सीट पर वोट मतलब चुनाव नहीं लड़ सकता, उम्मीदवार दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। इस सीटों पे इन्हीं को खड़ा होना है, इनके लिए रिजर्व है, इस सीट पे वही बैठेंगे, दूसरा नहीं। तो इसलिए इन लोगों के लिए कुछ चीजें जो है थोड़ा सा संविधान में विशेष रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। मतदाता सूची। मतदाता सूची बहुत ही फेमस वर्ड है। मतदाता सूची, इसका ट्यून है वोटर लिस्ट, जिसको हम लोग बहुत ही फेमस यही जानते हैं, वोटर लिस्ट जारी हो गया, कहते हैं ना, वोटर लिस्ट जारी हो गया है चुनाव का। वोटर लिस्ट क्या होता है? मतदाता सूची क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार में मतदान करने वालों का सूची तैयार होता है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक सरकार में मतदाता सूची तैयार होता है। मतलब कि देखिए, हर 5 साल पे चुनाव होता है लोकसभा की, विधानसभा की, तो हर 5 साल पे ये डेटा तैयार किया जाता है कि कितने लोग जो हैं वो 18+ हो गए हैं। क्योंकि 5 साल में बहुत सारे लोग 18+ हो जाएंगे और बहुत सारे लोग जो चुनाव में पिछली बार शामिल थे वो नहीं भी रहेंगे, डेथ हो जाएंगे इनकी। तो फिर से नया वोटर लिस्ट तैयार होता है
कि हमारे जो मतदाता सूची है वो कितने हैं, कितने वोटर हैं। तो इनकी मतदाता सूची तैयार होती है, जिसमें ये सारी डेटा रहता है 5 साल पे, ये फिर से हर बार 5 साल पे तैयार किया जाता है। कितने लोगों का जो चुनाव मतदाता है वो कितना दर बढ़ा है, कितना घटा है। अब है इसके बाद आता है मतगणना, मतदाता सूची। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। मतदाता सूची तो तैयार हो गया, अब आता है मतगणना। चुनाव होता कैसे है अच्छे से जानेंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय नागरिक हैं, तो चुनाव देना हमारा अधिकार है और देना भी चाहिए। तो पहले जाने तो सही कि चुनाव होता कैसे है। तो पहले क्या होता है कि मतदाता सूची जारी होता है, वोटर लिस्ट जारी होता है। उसके बाद मतगणना होता है। मतगणना जगह जगह पर निर्धारित की जाती है और हम लोग जाकर के जिसको भी मतदान करना, पहले तो पर्ची के द्वारा मतदान होता था, लेकिन अब ईवीएम आ गया है। ईवीएम के थ्रू हम मतदान करते हैं। जिस भी पार्टी को हमें अगर वोट करना रहता है तो उस पार्टी के सिंबल के आगे का बटन हम क्लिक करते हैं और हमारा वोट उसको चला जाता है। फिर क्या होता है, मतगणना होता है। मतदान हो गया, फिर मतगणना होगा। मतगणना कैसे होगा? मतगणना होगा कि जो हम वोट दिए हैं वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है और 2 दिन 3 दिन बाद उसकी काउंटिंग शुरू होती है और जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बन जाती है। जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बन जाती है। तो हमने इसमें क्या देखा, पहले चुनाव कैसे होता है, पहले मतदाता सूची जारी होता है कि कौन कौन वोट देगा, और मतदाता जब हम चुनाव देने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं, तो अपने साथ एक पहचान पत्र, अपने साथ एक वोटर आईडी कुछ लेकर जाते हैं पहचान के थ्रू। वहां पे हम राशन कार्ड भी ले जा सकते हैं, कुछ भी, आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। वहां पे जाकर हम वोट करते हैं, मतदान हो गया। फिर मतगणना होती है, गिनती होती है वोटों की। फिर गिनती के बाद जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है। तो चुनाव क्लियर। अब देखते हैं उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है, कैसे कौन सा व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है, कौन सा व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए उसके लिए, क्या योग्यता चाहिए, ये सारा चीज हम देखेंगे। उसको क्या क्या करना पड़ता है। कोई भी नागरिक उम्मीदवार बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी नागरिक उम्मीदवार बन सकता है। उसकी उम्र 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। देखिए, वोट देने के लिए हमारी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, उम्मीदवार बनने के लिए हमारी उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। और चुनाव संबंधी कुछ रोक, अपराधियों पर चुनाव संबंधी कुछ रोक भी हैं। जैसे अगर कोई अपराधी है, जैसे होता है ना, किसी पे कोई केस चल रहा है, तो अब ये देखा जाता है कि केस किस मामले का चल रहा है। अगर ज्यादा भयावह मामला होता है तब तो भैया आपको नॉमिनेशन फाइल नहीं भरने दिया जाएगा। लेकिन होता है कि कुछ मामलों की वजह से कोई छोटा मोटा केस चलता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसको सार्वजनिक करना पड़ता है, जनता के सामने उसको लाना पड़ता है। राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं जिन्हें टिकट मिलता है। उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, कुछ धनराशि भी जमा करना पड़ता है, उम्मीदवार के बारे में सभी बातों को जनता के सामने रखना पड़ता है। ये सारी इंपॉर्टेंट बात है। जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक दल, जैसे कि हो गया कि कांग्रेस हो गया, अपने पार्टी से एक नया चेहरा ला रहा है कि मैं अमेठी से इस व्यक्ति को इस बार खड़ा कर रहा हूं, तो उसके बारे में वो व्यक्ति क्या करेगा कि नॉमिनेशन फाइल भरेगा और उसके बारे में सारी डिटेल जनता के सामने सार्वजनिक की जाएगी कि ये कैसा व्यक्ति है, कैसा ताल्लुकात रखता है, कैसे परिवार से है, इसके पास कितनी संपत्ति है, इसकी क्या शैक्षिक योग्यता है, सारी चीजें उसकी क्या की जाएगी, सार्वजनिक की जाएगी, ताकि जनता के सामने सभी चीजें एकदम खुली किताब की तरह रहे, ताकि जनता सही निर्णय ले सके। अब देखिए, उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता पे बात आती है। शैक्षिक योग्यता तो जरूरी नहीं है उम्मीदवार बनने के लिए, चुनाव में खड़ा होने के लिए हमें शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है। अब सोचिए ऐसा क्यों नहीं है। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं, किसी नौकरी को पाने के लिए जब शैक्षिक योग्यता जरूरी है, तो वैसे जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे देश को चला रहा है, उसके लिए शैक्षिक योग्यता क्यों जरूरी नहीं है। इसके लिए लोग बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं। शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। देखिए, ये हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम चुन रहे हैं व्यक्ति को, तो हम पे डिपेंड करता है कि हम शैक्षिक योग्यता वाले को चुने कि ना चुने। बाकी जो संविधान में जो नियम है कि हर व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है, वो एकदम सही है। अब ऐसा क्यों है, सही कैसे है, बताते हैं आप लोगों को। देखिए, भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अशिक्षित है। अभी भी पूरा भारत हमारा शिक्षित नहीं है। बहुत बड़ा वर्ग जो है अशिक्षित है। और अशिक्षित है वो क्यों? क्योंकि वो समय के शिकार हुए, या फिर जो भी उनके साथ घटना हुआ जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाए,
जो भी उनकी पिछली कहानी रही हो। ऐसा बहुत होता है कि बहुत सारे परिवार में गरीबी की वजह से लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है कि जिसने नहीं पढ़ पाया, क्योंकि समय ने उसको पढ़ने नहीं दिया। तो आगे चल करके हम उसको किसी भी चीज का लाभ उठाने से रोकते हैं, क्योंकि समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान में लिखित है कि ये जो अधिकार है मौलिक अधिकार है। अगर हम उन व्यक्ति को रोक देते हैं, एक प्रतिबंध लगा देते हैं कि सिर्फ शिक्षित व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं, तो क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या ये उनके साथ असमानता नहीं हुआ? तो इसलिए हम किसी की समानता और स्वतंत्रता को नहीं रोक सकते हैं, और फिर ये एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा हमारे समाज के लिए। ये एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा वर्ग जो है शिक्षित है, इसलिए इस पे पाबंद नहीं लगाना चाहिए। ये जनता पे छोड़ देना चाहिए कि वो शिक्षित नेता चूज करे या अशिक्षित चूज करे, क्योंकि एक नेता के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। एक नेता के लिए ये जरूरी है कि वो अपने लोगों का चिंता, अपनी लोगों की बात, अपनी लोगों के जो भी समस्या है उससे वो रूबरू रहे, उस समस्याओं को समझे, उनकी समस्याओं का हल करे। ये जरूरी है एक नेता के लिए। तो ये लोगों पर छोड़ दीजिए कि वो शैक्षिक योग्यता को देखकर नेता चुनते हैं या फिर नहीं। तो इसलिए शैक्षिक योग्यता की कोई ज्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है वोटिंग में। अब देखिए चुनाव अभियान। चुनाव अभियान क्या है? जब भी चुनाव आता है तो नेता लोग एकदम चलते हैं रोड पे कि बहुत सारे अलग अलग नारे लेकर कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। क्यों? लोगों को आकर्षित करने के लिए लंबी लंबी लिस्टें जारी करते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हम फिर से पेंशन को बहाल करेंगे, मेरी सरकार बनेगी तो हम युवकों को रोजगार देंगे, इतने युवकों को रोजगार देंगे। मतलब कि क्या होता है, अपना अपना एक अभियान लेकर लोग चलते हैं। ऐसे ही कुछ पिछली बातों को भी देखेंगे हम लोग। चुनाव अभियान में क्या होता है? प्रचार करना, घोषणा पत्र जारी करना, नारे लगाना, रैलियां निकालना, यही तो होता है चुनाव। जब चुनाव आता है, देखिए अभी चुनाव आया है ना, अभी क्या हो रहा है? रैलियां हो रही हैं, प्रचार प्रसार, अब घोषणा जारी होंगी। अब चुनाव से कुछ पहले, कुछ दिन पहले क्या होता है कि जो सरकार हमारी शासन व्यवस्था में है वो क्या करती है कि अच्छे अच्छे काम करने लगती है ताकि जनता हमसे क्या रहे, अट्रैक्ट हो जाए तुरंत। तो 5 साल पीछे से जनता को देखते आ रही है, तो 2-3 महीने 4 महीने के कार्य से अट्रैक्ट थोड़ी ना होने वाली है। तो देखिए इसमें क्या होता है? प्रचार होता है, प्रसार होता है, घोषणा पत्र जारी होता है। घोषणा पत्र हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे क्या होता है। जिसमें जो नेता हैं वो लोगों से वायदा करते हैं कि हम जीतेंगे तो ये कार्य करेंगे आपके लिए। फिर क्या होता है? नारे लोग लगाते हैं किसी किसी मुद्दे को लेकर। जैसे कि 1971 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उस वक्त इंदिरा गांधी का सरकार था और इंदिरा गांधी आई थी कि गरीबी हटाओ, मतलब हमारी सरकार आएगी तो हम गरीबी हटा देंगे, ऐसा नारा दिया था। और ऐसे नारे देकर के उन लोगों ने लोगों को अट्रैक्ट किया और फिर उनकी सरकार भी बनी थी। फिर 1977 में जनता पार्टी ने क्या किया कि नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। उस वक्त क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो लगाया था आपातकाल, तो इसका फायदा उठाया जनता पार्टी ने, और उस वक्त जनता पार्टी ने नारा दिया कि लोकतंत्र बचाओ इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो इस तरह के लोग तिगड़मबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं अपनी व्यवस्था जमाने के लिए। तो ये होता है हमारा चुनाव अभियान। अब है आचार संहिता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सुनते हैं ना कि आचार संहिता लागू हो गया है, हमें ये काम नहीं करना है, आचार संहिता लागू हो गया है। ये होता क्या है आचार संहिता? जाने इसको। देखिए, राजनीतिक दल मतदाता को प्रलोभित नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 25 लाख तथा विधानसभा चुनाव के लिए 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद कोई भी मंत्री, मतलब कि ये नियम कानून है, ऐसा करना है। आचार संहिता का मतलब कि लागू हो जाता है कि जब भी चुनाव की डेट फिक्स कर दी गई, ये जारी कर दिया गया कि चुनाव होने वाले हैं, तो उस दौरान ये सारे कार्य नहीं करेंगे। यही आचार संहिता है। मतलब लग गई है आचार संहिता कि अब आप लोगों को ऐसा काम को नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है भाई साहब? देखिए, राजनीतिक दल मतदाता को प्रलोभित नहीं करेंगे। मतलब कि होता है ना कि राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, एक क्षेत्र पे जाती हैं और कहती है अरे आप लोग मुझे वोट दीजिएगा और मैं क्या करूंगा कि आप लोग के लिए, मतलब सबके खाते में मैं 5-5 हजार रुपये भिजवा देता हूँ। तो ये क्या हुआ? एक प्रलोभन ही तो हुआ। तो ये आचार संहिता में लिखित है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी मतदाता, किसी भी जनता को, किसी भी मतदाता को प्रलोभित नहीं करेगी। अगर करती है इसके खिलाफ कानून, इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और चुनाव न्यायपालिका द्वारा उसको निरस्त भी किया जा सकता है। फिर देखिए एक और सिस्टम है। लोकसभा चुनाव में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख से अधिक एक पार्टी खर्च नहीं कर सकती।
लोकसभा में 25 लाख और विधानसभा में 10 लाख। ये फिक्स्ड अमाउंट है कि हम चुनाव के प्रचार प्रसार जो भी खर्चा होता है इसमें हम इतना ही खर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चुनाव की घोषणा के बाद कोई भी मंत्री, होता है ना कि जब चुनाव की घोषणा हो गई तो जो शासन में है, जो व्यवस्था में है, अभी जो मंत्री हैं जो शासन चला रहे हैं, वो चुनाव की घोषणा के बाद कोई भी बड़ा काम, कोई बड़ी योजना, कोई बड़ा रोजगार नहीं कर सकते, कोई बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, मतलब कोई नया चीज नहीं कर सकते। नया चीज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हो गई है तब आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए, 5 साल आप कहाँ थे, ऐसी व्यवस्था है। फिर बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकते। जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो कोई भी जो शासन में है, शासन व्यवस्था में, वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता है। ये आचार संहिता में लागू है। फिर मतदान तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि मतदाता सूची जारी होती है और लोग जाते हैं अपने गांव में, अपने जो भी निर्वाचक स्थल होता है वहां जाते हैं और वोटिंग करते हैं। जिस भी पार्टी को वोट देना रहता है उस सिंबल के सामने वाले बटन को क्लिक करते हैं, उनका वोट उसको जाता है और मतदान हमारा पूरा होता है। अब देखेंगे हम भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। हाँ भाई साहब, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, इसका सबसे बड़ा जानते हैं रोल क्या है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल है जो इलेक्शन कमीशन का है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का इसमें सबसे बड़ा रोल है। चुनाव आयोग क्या करता है, पहले तो ये जान लेते हैं कि चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है। ये ध्यान भी रखिए, याद भी रखिएगा आप लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन एक बार जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दिए तब ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, ना तो राष्ट्रपति के प्रति, ना प्रधानमंत्री के प्रति, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। चुनाव आयुक्त को भी उतनी शक्तियां दे दी गई है जितनी कि न्यायपालिका को। चुनाव के दौरान, चुनाव शुरू होने से लेकर चुनाव खत्म होने तक की जिम्मेवारी जो होती है वो चुनाव आयोग की होती है। अगर कोई भी राजनीतिक दल कोई भी बुरा हथकंडा अपनाता है चुनाव जीतने के लिए, अगर वो पकड़ा जाता है तो चुनाव आयोग उसकी जो चुनाव है, उसकी जो राजनीतिक दल उसको निरस्त कर सकती है, उस पर केस चल सकता है न्यायपालिका के द्वारा। इसको न्यायपालिका इतनी शक्तियां प्राप्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राष्ट्रपति के प्रति भी जवाबदेह नहीं होते। सोचिए इनकी कितनी शक्ति होती है वहां पे। और ये जो है चुनाव आयोग, इसका सबसे बड़ा रोल है चुनाव को निष्पक्ष ढंग से पूर्ण कराने में। इसका चुनाव आयोग का सबसे बड़ा रोल है। तो हमें लगता है कि हमने सारे टॉपिक लगभग कवर कर ही लिए। चुनाव आयोग का सबसे बड़ा रोल है इसमें, और सब तो हम पढ़ लिए। पढ़े क्या इसमें, चुनाव के बारे में, चुनाव क्यों होता है ये भी जाना, चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है ये भी जाना। चुनाव नहीं होगा तो सारे लोग मिलकर फैसला नहीं कर सकते। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, मतदान कैसे होता है, शैक्षिक योग्यता क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, मतगणना कैसे होती है, आरक्षित सीटें क्या है, आरक्षित सीटें क्यों जरूरी थी ये भी हमने जाना जरूरी है। तो इन सारी चीजों को हमने लगभग सब कुछ जान लिया। उम्मीद है कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट होगा एक बार फिर से वीडियो को देख लेगा, मुझे लगता है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और हमें लगता है सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। चलिए फिर चलते हैं।